नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट या जिसे छोटे में आरसीसी बांध कहते हैं। हमारे पास रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बांधों का डिजाइन और निर्माण से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं जिन पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो आज का मकसद है ये समझना कि भाई ये आरसीसी आखिर है क्या चीज़। ये जो हमारे पारंपरिक कंक्रीट बांध होते हैं उनसे कैसे अलग है, और जब इसे बनाते हैं, डिजाइन करते हैं तो क्या खास बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। क्यों, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल, ये आरसीसी हम्म। इस सुनने में ही आम कंक्रीट जैसा नहीं लग रहा। हम्म। क्या है ये असल में? नहीं, ये बिल्कुल आम कंक्रीट नहीं है। आप यूं समझिए कि आरसीसी एक खास तरह का कंक्रीट है जो बहुत सूखा होता है। मतलब इसमें पानी और सीमेंट की मात्रा पारंपरिक कंक्रीट के मुकाबले काफी कम होती है। इतना सूखा कि अगर आप इसे कहीं डालें तो ये बहेगा नहीं। इसका स्लंप लगभग 0 होता है। और इसे बनाते कैसे हैं कि इसे पतली पतली परतों में बिछाया जाता है और फिर वाइब्रेट करने वाले भारी रोलर्स होते हैं ना, उनसे दबा दिया जाता है, कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे सड़क बनाते वक्त मिट्टी या डामर को दबाते हैं। तो इससे वो जो बड़े बड़े शटरिंग या फॉर्मवर्क लगाने पड़ते हैं ना पारंपरिक कंक्रीट में, हाँ हाँ, वो लकड़ी या स्टील के ढांचे। बिल्कुल वो लगाने का और फिर कंक्रीट के अंदर वाइब्रेटर डालकर उसे सेट करने का झंझट काफी कम हो जाता है। अरे वाह, मतलब कम पानी, कम सीमेंट और रोलर से दबा दिया। ये तो सुनने में लग रहा है कि ये तरीका काफी तेज और शायद सस्ता भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। पारंपरिक कंक्रीट बांध बनाने के तरीकों की तुलना में ये तरीका काफी तेज है और ज्यादा किफायती भी। कितना तेज, मतलब अंदाजन? अंदाजन ये समझिए कि कई प्रोजेक्ट्स में निर्माण का समय लगभग आधा तक हो सकता है, और समय बचता है तो लागत भी कम होती है हाँ? सही बात है, समय ही पैसा है। अच्छा, तो जब इंजीनियर लोग इसे डिजाइन करते हैं तो कौन सी मुख्य बातें होती है जिनका ध्यान रखा जाता है? देखिए, आरसीसी बांध जो होते हैं वो मूल रूप से ग्रेविटी बांध ही होते हैं। ग्रेविटी बांध मतलब उनका अपना जो भारी वजन होता है वही पानी के दबाव को, और जमीन के नीचे से पानी का जो ऊपर की तरफ दबाव लगता है जिसे अपलिफ्ट कहते हैं, और मान लीजिए भूकंप वगैरह आ जाए तो उन सब ताकतों को सहने के लिए काफी होता है। तो डिजाइन का सबसे पहला लक्ष्य तो यही है कि बांध हर हालत में स्थिर रहे, स्टेबल रहे। पर इसमें एक दिलचस्प चुनौती भी आती है, क्योंकि इसे परतों में बनाते हैं तो 2 परतों के बीच का जो जोड़ होता है ना, हाँ, जिसे लिफ्ट जॉइंट कहते हैं, वो एक कमजोर कड़ी बन सकता है। वहां से पानी रिसने का, जिसे सीपेज कहते हैं, उसका खतरा रहता है। ओहो, तो ये तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। मतलब बांध में से पानी रिसना तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए इन जोड़ों को वाटर टाइट बनाना, मतलब पानी रोधी बनाना, एक बहुत जरूरी काम है डिजाइन और निर्माण में। इसके लिए कई तकनीकें हैं, जैसे एक परत बिछाने के बाद अगली परत डालने से पहले उस पर एक खास तरह का पतला चिपचिपा मसाला लगाते हैं, जिसे बेडिंग मोर्टार कहते हैं। अच्छा, ताकि पकड़ अच्छी बने। हाँ, ताकि दो परतें आपस में अच्छी तरह चिपक जाएं। फिर कुछ दूरी पर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स बनाए जाते हैं, जिनमें वाटर स्टॉप्स लगाए जाते हैं, और बांध के अंदर पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाता है, ताकि पानी का दबाव न बढ़े। और कभी-कभी तो ऐसा भी करते हैं कि बांध का जो हिस्सा पानी की तरफ होता है, यानी अपस्ट्रीम फेस, उस पर पारंपरिक कंक्रीट, जिसे सीवीसी कहते हैं, उसकी एक मोटी परत चढ़ा देते हैं, या फिर एक तरह की मोटी प्लास्टिक शीट, जिसे जियोमेम्ब्रेन कहते हैं, वो लगा देते हैं, पानी को रोकने के लिए। समझ गई, बहुत सारे तरीके हैं मतलब सीपेज रोकने के। जी, और एक और बहुत जरूरी पहलू है थर्मल कंट्रोल, यानी तापमान का नियंत्रण। तापमान कंक्रीट में? हाँ, जब सीमेंट पानी के साथ मिलता है और कंक्रीट जमता है तो गर्मी पैदा होती है। इसे हाइड्रेशन हीट कहते हैं। अब आरसीसी में सीमेंट कम होता है तो गर्मी थोड़ी कम पैदा होती है पारंपरिक कंक्रीट के मुकाबले। अच्छा, ये तो फायदा हुआ। हाँ, ये एक फायदा है। लेकिन फिर भी बांध इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है कि अंदर का तापमान और बाहर के मौसम के तापमान में फर्क होने से या कंक्रीट के ठंडा होने पर उसमें दरारें पड़ सकती हैं। इसे थर्मल क्रैकिंग कहते हैं, और ये दरारें बांध की मजबूती के लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो इस गर्मी को कंट्रोल करना और दरारों को रोकना भी बहुत जरूरी होता है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम अब सीधे सीधे तुलना करें ये आरसीसी और वो जो पारंपरिक कंक्रीट वाले बांध होते हैं सीवीसी, इनमें मुख्य फर्क क्या क्या हुए? सबसे बड़ा फर्क तो जैसा हमने कहा मिक्सचर में है और बनाने के तरीके में। आरसीसी एक सूखा,
नो स्लम्प कम सीमेंट वाला मिक्स है जिसे रोलर से दबाया जाता है। ठीक है। और पारंपरिक कंक्रीट यानी सीवीसी वो एक गीला मिक्सचर होता है जिसमें सीमेंट ज्यादा होता है, स्लम होता है। उसे सांचों यानी फॉर्मवर्क में डालते हैं और फिर अंदरूनी वाइब्रेटर से कंसोलिडेट करते हैं। और इसका सीधा असर फिर बनाने की रफ्तार और लागत पर दिखता होगा? बिल्कुल। आरसीसी का निर्माण बहुत तेज हो सकता है, मतलब महीने में 10 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक बांध बन सकता है। इससे प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होता है और लागत भी आमतौर पर कम आती है। और सीवीसी? सीवीसी का काम धीमा होता है क्योंकि फॉर्मवर्क लगाना पड़ता है, कंक्रीट को सेट होने देना पड़ता है, वाइब्रेट करना पड़ता है, तो वो ज्यादा समय लेता है और अक्सर ज्यादा महंगा भी होता है। लेकिन शायद सीवीसी में वो लिफ्ट जॉइंट वाली सीपेज की समस्या कम होती होगी। हाँ, सीवीसी क्योंकि एक गीला और होमोजीनियस मास होता है तो उसमें लिफ्ट जॉइंट्स पर सीपेज का खतरा आरसीसी के मुकाबले कम होता है, हालांकि जीरो नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ सीवीसी में सीमेंट ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन हीट ज्यादा होती है और थर्मल क्रैकिंग का खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है आरसीसी के मुकाबले। तो दोनों के अपने अपने फायदे और चुनौतियां हैं। पारंपरिक तरीके से बिल्कुल अलग है। तो ये सब जानने के बाद हम क्या कह सकते हैं, ये आरसीसी तकनीक क्या सिर्फ एक और तरीका है बांध बनाने का, या इसका कोई बड़ा महत्व है? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एक और तरीका नहीं है। मेरे ख्याल से ये बांध निर्माण तकनीक में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है। ये दिखाता है कि कैसे हम इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांतों को नई निर्माण तकनीकों के साथ मिलाकर ज्यादा बेहतर संरचनाएं बना सकते हैं, जो तेज बने, कम लागत में बने और मजबूत भी हों। खास तौर पर ये स्थिरता, पानी के रिसाव को रोकना और तापमान का प्रबंधन, इन चुनौतियों का एक बहुत ही कारगर समाधान पेश करता है। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि जिस तेजी और किफ़ायत से आरसीसी बांध बनाए जा सकते हैं, क्या ये भविष्य में खासकर उन विकासशील देशों में जहां पानी और बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, जल भंडारण और पन बिजली यानी हाइड्रो पावर की ज़रूरतों को पूरा करने का एक मुख्य जरिया बन सकता है? इस पर ज़रूर सोचना चाहिए।